Hello everyone, welcome back. In today's session, we will talk about a very unique principle called Heisenberg uncertainty principle. Right? What is Heisenberg uncertainty principle? Before going for that, what is our understanding for physics is हम अपने डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जिन चीजों को देख के हम ग्रो हुए हैं, जिनसे हमने हमारी नॉलेज ग्रो की है, एक क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल के मूवमेंट से लेके एरोप्लेन की फ्लाइट या फिर प्लैनेट का मोशन, किसी भी पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड हमने जो नॉर्मल यूनिवर्सल लॉज पढ़े हैं फिजिक्स के, या कुछ भी हम अपने अराउंड जो देखते हैं जिसपे हम फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी लॉजिक्स हमारी क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। राइट? और क्लासिकल मैकेनिक्स को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत फ्रिक्वेंटली अप्लाई करते हैं, रादर इन्हीं प्रिंसिपल्स को, इन्हीं लॉज को अप्लाई करके हम ग्रो हुए हैं, हमारी नॉलेज ग्रो हुई है। राइट? एंड वन थिंग इज श्योर कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है कि ये जितने भी लॉज हैं, बी इट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, दोनों में एक बात हमें बहुत क्लियर लगती है कि जो भी ये लॉज हैं, ये यूनिवर्सल लॉज हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। राइट? लेकिन देयर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड दिस फिजिक्स। उसमें से फर्स्ट पार्ट तब आता है जब पार्टिकल की वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरेबल होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कंपैरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसे 10% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट और 50% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट और 90% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वी कैन कंपेयर। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड पार्टिकल वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। नॉर्मली हम जितने भी प्लैनेटरी मोशन से लेके और हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स के मोशन देखते हैं, ये सभी बहुत कम है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वहां तो क्लासिकल मैकेनिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? जैसे ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट कंपैरेबल हो जाएगी, तो ये लॉज अप्लाई होना बंद हो जाएंगे, फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अदर एस्पेक्ट्स टू बी इंक्लूडेड। लेकिन फिर भी हम उन लॉज को इजीली समझ सकते हैं। और बड़ी प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल होता है, माइक्रोस्कोपिक अगर पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इतना छोटा जब पार्टिकल होता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है वेव पार्टिकल डुअलिटी की। वेव पार्टिकल डुअलिटी। फिर वो पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव की तरह बिहेव करने लगता है। हमने डी ब्रॉगली कंसेप्ट पढ़ा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, where m is the mass of microscopic particle and v is the velocity of microscopic particle, and then the particle start behaving differently. In that case classical mechanics के कुछ laws apply नहीं होते हैं। कौन से लॉज अप्लाई नहीं होते और इन दैट केस हम क्या करेंगे? ठीक है, तो लेट्स से एक एरोप्लेन है and this aeroplane is flying at a particular velocity v, and it is at the position x. We know its position, we know its velocity, and we are here at this position, and we want to hit it with the land to sky, लैंड टू एयर मिसाइल से हमें इसे हिट करना है। सपोज मिसाइल का ड्यूरेशन, तो जितने टाइम में वहां पहुंच सकती है,
वो लेट्स से टी सेकेंड्स है, तो हम क्या करेंगे, ये तो उसके एक्चुअल लोकेशन है, लेकिन हमें उसको एक्चुअल लोकेशन पे तो हिट करना नहीं पड़ेगा। हम टी सेकंड बाद वो कहां पहुंचेगा उसको लोकेशन को टारगेट करते हैं, राइट। तो ये यहां से यहां पहुंचा इन द ड्यूरेशन ऑफ टी सेकंड। तो टी सेकंड के ड्यूरेशन में जहां पे एरोप्लेन पहुंचेगा, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन नाउ। अब आप क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करके बता सकते हैं कि टी सेकंड में एरोप्लेन की पोजीशन में कितना चेंज होगा, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं कर रहा है, मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ए, देन आल्सो यू कैन फाइंड इट्स लोकेशन। ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, राइट। कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, उसकी पोजीशन बताओ, उसकी वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या करते हो, आप प्राइमरीली बोर का मॉडल अप्लाई करते हो। बोर के मॉडल में हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेट्स से ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है, तो बोर्स मॉडल में क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई करके हम ये बता देते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी होगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसका जो पोजीशन है, इसकी जो लोकेशन है, जो रेडियस है आर, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, वो कितनी होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होगी। सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में भी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को बता सकते हैं, राइट। लेकिन जब हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, जब हम डी ब्रॉगली कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तो पता चलता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज आप एटम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताई है, न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस फिक्स प्रेसाइज, और वेलोसिटी आपने जो बताई है प्रेसाइज, ये दोनों कैलकुलेशंस गलत हैं। और ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, राइट। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये एक फिजिक्स की नई ब्रांच की तरफ लेके जाता है। ये वाली प्रॉब्लम, वेव पार्टिकल डुअलिटी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर फिजिक्स, ये फिजिक्स की नई ब्रांच के द्वारा जो नई फिजिक्स के डायमेंशंस को ओपन करता है, नए फिजिक्स के डोर्स को ओपन करता है, राइट। क्वांटम फिजिक्स, राइट। हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं और हमें उतना ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप पूरे मेरे एक्सप्लेनेशन में 3 पॉइंट्स पे फोकस करना। उसमें से मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करता है विथ सर्टेन स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो आप उस पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पार्ट 1। I repeat, if you could not understand the previous thing, in broad way, in a broad daylight, he is broadly saying to everyone कि ये जो बोर बोल रहा है कैलकुलेशन के थ्रू, ये सब गलत है, ये मीनिंगलेस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स सेम स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जानते हैं कि पार्टिकल प्रिसाइसली कहां है, तो आप उसकी वेलोसिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको ये पता है कि पार्टिकल की एक्चुअल एग्जैक्ट प्रिसाइज वेलोसिटी कितनी है, तो आप उसकी पोजीशन के लिए एग्जैक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अगर आप ये बता रहे हैं कि पार्टिकल कहां है, किस प्रिसाइज लोकेशन पे है, या आप ये फाइंड कर रहे हैं कि पार्टिकल कहां है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, अगर आपने ये दो कैलकुलेशंस की हैं, तो आपकी कैलकुलेशंस में कुछ अनसर्टेनिटी होगी। मतलब आपने कहा पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो पार्टिकल यहां से डेल्टा एक्स पोजीशन पे हो सकता है, मतलब पार्टिकल यहां कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है उसी पोजीशन पे होगा। मतलब देयर विल बी सम अनसर्टेनिटी इन योर कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन, राइट। एंड अगर आप ये बता रहे हो कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी v प्लस माइनस डेल्टा v हो सकती है, राइट। सपोज पार्टिकल की वेलोसिटी है 1 लाख मीटर पर सेकेंड, राइट। 1 लाख मीटर पर सेकेंड उस पार्टिकल की वेलोसिटी है, और उसमें अनसर्टेनिटी है 0.1%। अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1%। तो 1 लाख का 0.1%, राइट। तो आप इसमें 1 लाख का 0.1% यानी डेल्टा वी, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है बिटवीन द रेंज ऑफ 1 लाख प्लस माइनस डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज 0.1% ऑफ 1 लाख, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू 100। तो इसका मतलब 1 लाख माइनस 100 टू 1 लाख प्लस 100, इसके बीच में उस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, राइट। आप प्रेसाइसली नहीं कह सकते कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी 1 लाख मीटर पर सेकंड ही होगी, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि आप जब किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी बताते हो, तो दोनों वैल्यूज साइमल्टेनियसली प्रेसाइसली कैलकुलेट नहीं हो सकती। जब आप उसकी पोजीशन बताते हो, तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है, डेल्टा एक्स, मतलब पार्टिकल प्रेसाइसली उसी पोजीशन पे नहीं हो सकता, उसके आसपास किसी लोकेशन पे हो सकता है। मतलब पार्टिकल यहां पे होगा जरूरी नहीं है, अगर आपने यहां बताया है तो पार्टिकल डेल्टा एक्स रेंज में कहीं भी हो सकता है, राइट। सेकेंड थिंग उन्होंने ये बताया कि अगर आप बता रहे हो वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी की रेंज कितनी हो सकती है? v प्लस डेल्टा v टू v माइनस डेल्टा v टू v प्लस डेल्टा v। इसमें से उस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, इस रेंज में हो सकती है, एग्जैक्टली v नहीं हो सकती। समझ में आ गया? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम उस पार्टिकल की एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल वेलोसिटी क्यों नहीं बता सकते प्रिसाइसली। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन कि हम उसकी एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल वेलोसिटी क्यों नहीं बता सकते। दिस पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पार्ट आई टोल्ड यू is very important, right? So how do you see a particular thing? Anything you see around you, how do you see that, right? So if there is an object placed here,
and here is the observer. The light comes, falls on the surface of the object. From here the light is reflected, and the reflected light reaches to our eyes and we see that particular object. मतलब फोटोन आएंगे, फोटोन इस सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे, इस सरफेस पे से कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट होंगे, सभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट होंगे, और जो फोटोन्स रिफ्लेक्ट होंगे वो हमारी आईज तक आएंगे और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। यही कंसेप्ट हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को देखना है तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये उसका प्रपोज्ड पाथ है, एक्सपेक्टेड पाथ है, हमें लगता है कि शायद वो इस पाथ पे होगा, शायद इस पाथ पे होगा। ये पता करने के लिए हमने एक फोटोन इंसिडेंट किया, फोटोन गन से फोटोन इंसिडेंट किया, फोटोन इस पे स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक होने के बाद ये फोटोन यहां से ट्रेवल करके द वेव फॉर्म, हमें पता है फोटोन लाइट का वेव नेचर होता है, तो फोटोन आके यहां पे स्ट्राइक करेगा, फोटोन यहां से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्टेड फोटोन को हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल, राइट, और हमें उसका पोजीशन का आइडिया आएगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट, ध्यान से सुनो कि ये फोटोन आके जब यहां पे स्ट्राइक करता है तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आती है, हम उसको एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते, उसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ का फोटोन यूज करेंगे तो आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा होगी, राइट। तो क्या करें, हम एक काम करते हैं, हम छोटी वेवलेंथ का, हम बड़ी वेवलेंथ का फोटोन यूज नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं छोटी वेवलेंथ का फोटोन यूज करते हैं। अगर छोटी फोटोन का वेवलेंथ यूज करेंगे तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बहुत छोटा वेवलेंथ यूज किया, लेकिन फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। जब आपने कम वेवलेंथ का फोटोन यूज किया, कम वेवलेंथ का फोटोन यूज किया मतलब हाई एनर्जी फोटोन यूज किया, और जब आप हाई एनर्जी फोटोन यूज करेंगे तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा और उसकी पाथ और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इट्स लाइक एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, एक यहां पे फुटबॉल है और इट्स डार्क, यू कैन सी दैट, तो आपने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थ्रो किए जो जाके वहां पे ग्लो करते हैं और स्ट्राइक करके वापस आते हैं। तो जैसे ही आपने यहां से सपोज टेनिस बॉल थ्रो किया विथ हाई एनर्जी, तो क्या होगा, ये जो फुटबॉल है, सपोज ये फुटबॉल भी मूव कर रही थी स्लोली, तो जैसे ये यहां पे आके स्ट्राइक करेगा फुटबॉल फास्ट मूव करने लगेगी और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अब आपको क्या प्रीवियस एक्चुअल पोजीशन और वेलोसिटी पता चला? नहीं, आपको मिलेगा उसका नया पोजीशन, नया वेलोसिटी, सो देयर विल बी सम एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आपको कम एनर्जी का फोटोन यूज करना पड़ेगा। कम एनर्जी का फोटोन यूज करोगे मतलब हाई वेवलेंथ का फोटोन यूज करना पड़ेगा, और हाई वेवलेंथ का फोटोन यूज करोगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को कम करने का ट्राई करोगे तो वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी, और वेवलेंथ कम करोगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा। इस बड़ी सी फुटबॉल को अगर आप बहुत हाई एनर्जी के साथ, राइट, हाई मोमेंटम के साथ टेनिस बॉल इसके ऊपर थ्रो करते हो तो क्या होता है, द फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। तो अगर आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम करते हो तो वेवलेंथ कम करना पड़ता है, और जब वेवलेंथ कम करते हो तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है, और जब फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है।
ठीक है, तो आप एक अनसर्टेनिटी को कम करते हो तो दूसरी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, वो इन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत सिंपल था कि किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा प्रेसाइज लोकेशन चाहिए तो छोटी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी, छोटी वेवलेंथ यूज करोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल इंक्रीज। If you do not want the velocity to be changed or you want the velocity to be changed minimum, तो आपको फोटोन की एनर्जी कम रखनी पड़ेगी, और फोटोन की एनर्जी कम करने के लिए वेवलेंथ बड़ी यूज करनी पड़ेगी, और जब हायर वेवलेंथ यूज करोगे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ज्यादा होगा। तो एक अनसर्टेनिटी को कम करते हैं, डेल्टा एक्स को कम करते हैं तो डेल्टा वी बढ़ जाता है, डेल्टा वी को कम करते हैं तो डेल्टा एक्स बढ़ जाता है। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल पार्ट, ये उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है। उन्होंने ये कहा कि आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी तो कैलकुलेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, तो जब भी आप बेस्ट पॉसिबल पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, या आप किसी भी कंडीशन में उसकी पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, तो आपकी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होती है डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, mass into uncertainty in velocity, mass into uncertainty in velocity is called uncertainty in momentum। तो उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and uncertainty in momentum can never be zero, it may be very small but it cannot be zero। how small can it be, मिनिमम कितना प्रोडक्ट इसका आएगा, जीरो तो कभी नहीं आएगा, अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जीरो हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएंगी, आपको पता है प्रिसाइसली कितनी वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है, तो अनसर्टेनिटी जीरो होगी तो ये प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर आप उसकी पोजीशन बता रहे हो तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगी, अगर आप उसका मोमेंटम बता रहे हो तो उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होगी, और दोनों अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। वो कितना मिनिमम होगा, उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो कम से कम h/4π होगा, कम से कम इतना तो होगा ही, या फिर इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है, राइट, कम से कम h/4π तो होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, राइट। तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को नियर टू जीरो कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो। देखो h का वैल्यू कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये h का वैल्यू होता है 10⁻⁻34, 10⁻⁻34, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को नेग्लिजिबल कर सकते हो, लेकिन जीरो नहीं कर सकते, इसका प्रोडक्ट कम से कम h/4π तो रहेगा, राइट। तो ये है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थर्ड पार्ट, ठीक है। सो
it says that Bohr's theory consider an electron as a material particle and its position and momentum can be determined accurately according to Bohr. But when electron is considered in the form of the wave, इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और जहां डी ब्रॉगली प्रिंसिपल अप्लाई होता है वहां पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन वेव की तरह बिहेव करता है, राइट, बाय डी ब्रॉगली. इट इज नॉट पॉसिबल, यहां से डी ब्रॉगली के स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है. It is not possible to calculate simultaneously the exact position and the velocity of electron more precisely at given instance, right? मतलब exact position और exact velocity किसी भी moving microscopic particle की simultaneously find नहीं हो सकती, right? क्योंकि आपने कहा कि वो वेव फॉर्म में है. जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या बना रहा है, वो एक वेव बना रहा है, और वेव लोकलाइज्ड नहीं होती, वो स्पेस में स्प्रेड होती है. अगर मैं इस पेन को यहां पे रखता हूं तो ये एक लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, ये पूरे स्पेस में स्प्रेड नहीं है. लेकिन जब आप बोल रहे हो, साउंड वेव्स आ रही हैं, तो वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है. तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा, और वेव लोकलाइज्ड नहीं होती है, वो स्प्रेडेड इन द स्पेस होती है, दे आर एक्सटेंडेड इन द स्पेस, राइट. सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि आप बड़ी वेवलेंथ यूज करोगे तो डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, छोटी वेवलेंथ यूज करोगे तो डेल्टा एक्स कम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी बढ़ जाएगी. एनर्जी बढ़ जाएगी फोटोन की, तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को चेंज कर देगा. दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड. अभी उसी को देखते हैं. टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन विथ एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ इज रिक्वायर्ड. रेडिएशन दैट हैज शॉर्ट वेवलेंथ इज वेरी एनर्जेटिक इन द नेचर, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. when it strikes to the electron it will change the velocity of electron. When it strikes to the electron, it will change the velocity of the electron. Thus the attempt to locate the electron changes ultimately the momentum of electron. Photon with a longer wavelength if you use, then you are unable to locate the particle precisely, क्योंकि जितनी ज्यादा वेवलेंथ का फोटोन यूज करोगे, पोजीशन में अनसर्टेनिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. तो 2 पॉइंट हो गए. यहां पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, ये वही 2 पॉइंट्स हैं. और थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स इंटू m delta v is equal to or greater than h upon 4 pi. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट कम से कम h upon 4 pi होगा, और उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है. सो दिस इज अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट. बहुत सुपरफिशियली आपको इसको करना है, बहुत ज्यादा डीप में इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. अगर मैं इस पूरी पोजीशन को समराइज करता हूं तो ये 2 लाइन का प्रिंसिपल है. आप पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते. अगर आप पोजीशन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो उसकी पोजीशन में भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और उसके मोमेंटम कैलकुलेशन में भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और दोनों का प्रोडक्ट कम से कम h अपॉन 4 पाई या फिर उससे ज्यादा होता है, राइट. सो दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.